एक्सचेंज रेट दो तरह की है, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था दैट हेजिंग फंक्शन में कि जब एजेंसी या डीलर या पार्टीज टू एक्सचेंज टू अवॉइड द रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज रेट ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज में आने वाले फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या कर लेते हैं, आज के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट या डील कर लेते हैं दैट दिस पर्टिकुलर deal or that this particular contract will be executed in near future but at this particular rate। आज ही जो एक्सचेंज रेट है, आज की जो एक्सचेंज रेट है, एक महीने बाद इसी रेट पे हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या फायदा है कि रेट में होने वाले चेंजेस किसी को भी हो सकता है वो नुकसान, या तो सेलर को या फिर बायर को, ठीक है। या तो रेट बढ़ सकता है एक्सचेंज रेट, ठीक है, तो बायर को नुकसान हो जाएगा, रेट घट गया, एक्सचेंज रेट घट गया तो सेलर को नुकसान हो जाएगा। तो दोनों को, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, तो उस नुकसान से उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आज की डेट में ही हम जो पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट है, आज की जो एक्सचेंज रेट है उसी पे डील कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके। तो दो तरह की एक्सचेंज रेट आती है, एक स्पॉट और दूसरी है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट एक्सचेंज रेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑन द स्पॉट, ठीक है। या मार्केट के फॉर्म में भी फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट एंड स्पॉट मार्केट, उन्हीं से रेट निकल के आएंगे। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होती है, ओके। आज ही डिलीवरी कर दी गई, दैट इज खरीद और बिक्री, बाइंग और सेलिंग। स्पॉट मार्केट से आएगी है स्पॉट रेट, ठीक है। तो वो मार्केट स्पॉट मार्केट होगी जहां पे आज की ही डेट में डिलीवरी दे दी जाती है, दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग आज की ही डेट में हो जाती है। हम किसी फ्यूचर या नियर फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया कि नियर फ्यूचर में हम या तो खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन डील आज कर लेते हैं, ऐसा नहीं, आज ही खरीद लिया फिर बेच लिया जाएगा, ठीक है। तो द मार्केट इन विच द डिलीवरीज आर डन ऑन द सेम डे, एट द सेम टाइम, ठीक है। जब सेम टाइम पे डिलीवरी हो जाती है, बाइंग या सेलिंग हो जाती है, उसको हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। और जिस रेट पे होती है उसे हम स्पॉट रेट कहते हैं, स्पॉट एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। तो आज ही मैंने 50,000 की कुछ खरीद ली और उनकी डिलीवरी भी मुझे आज ही मिल गई, तो उस मार्केट को, जिस मार्केट में डीलिंग हुई, उस मार्केट को मैं क्या करूँगा, स्पॉट मार्केट कहूँगा। और जिस रेट पे हुई, 50,000 पे हुई, फॉरेन करेंसी खरीदी या बेची गई, तो एक्सचेंज रेट हो जाएगी, एक्सचेंज मार्केट हो जाएगी, ठीक है। मैंने इतनी वैल्यू के डॉलर खरीदे, ठीक है। इस रेट पे आज ही खरीदा, तो क्या है वो, जिस मार्केट में खरीदा वो स्पॉट मार्केट है, और जिस रेट पे, ये जो एक्सचेंज रेट है ₹60, ये क्या हो जाएगी, स्पॉट रेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? ऑपोजिट है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट होती है जब आप डिलीवरी ऑन द स्पॉट और एट द सेम टाइम पीरियड नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया गया है कि कभी नियर फ्यूचर में डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। और किस रेट पे की जाएंगी, कि जब ऑर्डर किया वही रेट एप्लीकेबल होगी, डिलीवरी फ्यूचर में होगी, ठीक है। ओके। तो जब आपने ऑर्डर किया है उस दिन जो रेट है वही डिलीवरी के टाइम पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। बेशक से आप पेमेंट उस दिन कर रहे हो, इसलिए फॉरवर्ड डील और क्या होती है, फॉरवर्ड डील तुम कह रहे हो जिस दिन ऑर्डर किया उस दिन की रेट नहीं, जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट, द रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर द फ्यूचर डिलीवरी, the rate which is applicable for the future delivery but decided at the time of order और deal, जिस दिन डील हुई है उस दिन डिसाइड करेंगे। तो जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी, डिलीवरी नियर फ्यूचर में हो रही है ना, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट है, ये फॉरवर्ड डील है जो कभी नियर फ्यूचर में हो रही होगी, ठीक है। फिर दोनों के जो यू कैन से फंक्शन, जो स्पॉट मार्केट या फिर जो फॉरवर्ड मार्केट है उसके फंक्शन में डिफरेंस कहाँ है, क्या डिफरेंस आया दोनों में,
ठीक है, ये रेट भी रह गई थी, बाकी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज बीओपी। ठीक है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत सिंपल है, कुछ चीजें हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक। लाइक हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़े थे। ठीक है, तो उसी तरह ही कुछ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, हालांकि वो ही नहीं, बट उसी तरह की। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता क्या है? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नाम से पता चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स पेमेंट का बैलेंस। ठीक है, लेकिन बैलेंस कैसे निकलता है? डिफरेंस। यहाँ पे बैलेंस की बात है, डिफरेंस। हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे, तभी बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है उनका डिफरेंस हम निकालते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो किस किस चीज के लिए करने पड़ रहे हैं? जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, या फिर पेमेंट कह सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग या फॉरेन ट्रेड के लिए उन्हें जो रिसीप्ट और पेमेंट करनी होती है उनका डिफरेंस, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट का। ठीक है, वो जो कि फॉरेन ट्रेड के लिए करनी होती है। फॉरेन ट्रेड क्या है? इंपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर इंपोर्ट वी हैव टू मेक पेमेंट। इंपोर्ट के बदले हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ आ गई पेमेंट। एंड फॉर एक्सपोर्ट, इन कंसिडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट, द गवर्नमेंट रिसीव्स समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्स होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिसीव्स है। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो बेसिकली डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बीओपी इज रिसीप्ट माइनस पेमेंट। रिसीप्ट माइनस पेमेंट, गवर्नमेंट की रिसीप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है, तो रिसीप्ट माइनस पेमेंट। ठीक है, इफ दिस इज नेगेटिव बीओपी, दैट मीन्स भाई नेगेटिव बीओपी है, निकालते ऐसे रिसीप्ट माइनस पेमेंट, तो क्या ज्यादा रहा होगा? पेमेंट। ठीक है, पेमेंट ज्यादा है। क्लियर? सो दैट मीन्स पेमेंट्स आर ग्रेटर। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एडवर्स बीओपी। दिस इज नोन एज एडवर्स बीओपी। ठीक है, यहाँ पे हमारी बीओपी एडवर्स है, दैट मीन्स पेमेंट, गवर्नमेंट की पेमेंट ज्यादा है देन देयर रिसीव। ठीक है, उसकी पेमेंट ज्यादा है, उसे हम एडवर्स बीओपी कहते हैं। ठीक है, इफ BOP is positive, that means receipts are greater than payment. ठीक है, receipts are greater than payment, इसे हम कहते हैं फेवरेबल। फेवरेबल, ठीक है, क्लियर? या फिर सरप्लस BOP। ठीक है, फेवरेबल या फिर सरप्लस BOP। क्लियर? वो फेवरेबल या फिर सरप्लस BOP कही जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरप्लस है ना, रिसिप्ट हमारी ज्यादा, इनकम ज्यादा है, पेमेंट कम है। ठीक है, तो दैट इज नॉट सिंपली सरप्लस बीओपी कह सकते हैं या फिर फेवरेबल बीओपी। इसको हम एडवर्स बीओपी या फिर अनफेवरेबल बीओपी कहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी अनफेवरेबल है। ओके, क्लियर? समझ गए इतना? नाउ कम टू द कॉम्पोनेंट। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड है? किसमें? बीओपी में। बीओपी के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं? तो बीओपी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 3 अकाउंट्स में हम बीओपी को डिवाइड करते हैं। बीओपी हैव 3 कंपोनेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल मेजरमेंट।
बेसिकली कहें मेजरमेंट कैसे करते हैं बीओपी का, इन करेंट अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जिनमें एसेट, गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटस अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आती दोनों चीजें हैं, इंपोर्ट भी आएंगे करंट अकाउंट में और एक्सपोर्ट भी, क्योंकि बीओपी तो दोनों का ही, रिसीप्शन पेमेंट दोनों का आएगा ना डिफरेंस। ठीक है, तो इंपोर्टेड आइटम्स भी यहाँ पे आएंगे और एक्सपोर्टेड आइटम्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, लेकिन कौन सी वाली इंपोर्टेड और कौन सी वाली एक्सपोर्टेड, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, जो करंट अकाउंट में आएंगी। ठीक है, तो करंट अकाउंट में उन गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम कंसिडर करते हैं जिनसे गवर्नमेंट की एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस अफेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स सच imports and exports are recorded in current account which do not affect the asset and liability status of the government। ठीक है, वो हमारे करंट अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो इफेक्ट आ जाएगा, नो इफेक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी, ना तो घटाती है ना बढ़ाती है, इनको और इनको दोनों को, ना एसेट घटाती बढ़ाती है ना लायबिलिटी घटाती बढ़ाती है। ठीक है, दोनों में से किसी को अफेक्ट नहीं करती है। उन गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग मीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, क्लियर? अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का और सर्विसेज का दोनों का होता है। ठीक है, तो जो गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको हम कहते हैं विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड मीन्स द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। विजिबल का मतलब है जो ट्रेड देखा जा सकता है। ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं इसको, क्योंकि जब गुड्स ट्रेड हो रही है, या तो खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, तो हम उनको देख सकते हैं। दैट मीन्स इनका टेंजिबल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, इस ट्रेड का एक टेंजिबल, गुड्स कैन बी सीन व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बॉर्डर क्रॉस करेंगी ना, वो या तो खरीदी जाएंगी तब भी बॉर्डर क्रॉस करेंगी, बेची जाएंगी तब भी बॉर्डर क्रॉस करेंगी। सो वी कैन सी व्हेन द गुड्स क्रॉसेस द बॉर्डर, दे आर टेंजिबल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। ठीक है, तो विजिबल ट्रेड में क्या आएगा? द इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। क्लियर? गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसे हम कहते हैं विजिबल ट्रेड। ये करंट अकाउंट का भी पार्ट है। ठीक है, गुड्स खरीदने और बेचने से गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम जो है इंपोर्ट किया, गुड्स में आता है ये। ठीक है, बदले में गवर्नमेंट पेमेंट कर देती है, तो क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट अपनी बेचनी पड़ी उसके बदले? रेगुलरली करती है ऐसा ट्रेड गल्फ कंट्रीज से या फिर दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, तो उसके बदले उसकी कोई एसेट और लायबिलिटी ना तो घटी ना बढ़ी। ठीक है, इसी तरीके से चाइना से हम खरीदते हैं, लाइक टॉयज खरीदते हैं या टेक्निकल गुड्स खरीदते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो उसके बदले हम पेमेंट कर देते हैं, तो ना तो एसेट बढ़े हमारे, ना एसेट घटे, ना लायबिलिटी बढ़ी ना लायबिलिटी घटी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। इसी तरीके से सर्विसेज भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। सर्विसेज का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, so what is invisible trade? The trade of services, because the services cannot be seen while crossing the border। जब सर्विसेज ट्रेड होती है, सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो उन सर्विसेज को हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते हैं, या फिर द सर्विसेज डू नॉट हैव अ टेंजिबल एग्जिस्टेंस। सर्विसेज का कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए इनको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। क्लियर? सर्विसेज दो तरह की होती हैं, एक तो होती है फैक्टर सर्विस, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो विजिबल ट्रेड भी करंट अकाउंट का पार्ट है, इनविजिबल ट्रेड भी करंट अकाउंट का पार्ट है।
इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही, कौन सी सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज। जैसे यहाँ से लेबरर अपनी सर्विसेज या एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ का कोई टेक्नीशियन, यहाँ का कोई डॉक्टर किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करने जाता है फॉर प्रोफेशनल पर्पस एंड ही और शी गेट्स पेड इन रिटर्न। सर्विस देने गया अपनी, ठीक है, और वापस आ गया, ठीक है। आप उस पर्सन को तो देख सकते हैं लेकिन उसकी सर्विसेज को देखो छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। फैक्टर सर्विस है ना वो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब एक पर्सन अपनी टेक्निकल सर्विसेज या स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे प्रोडक्शन हो, टेक्नीशियन वहां जाके मशीन ठीक कराया या मशीन इंस्टॉल कर आया, ठीक है, तो प्रोडक्शन की सर्विस प्रोवाइड करें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया वो, ठीक है। सो दैट इज द फैक्टर सर्विसेज। दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, ये हमारी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्लियर? इनसे प्रोडक्शन नहीं होता, ये प्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प करती हैं, एलीड सर्विसेज जरूर होती हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन की सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहते इन्हें, ठीक है। जैसे मैंने अपनी गुड्स, बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं किसी दूसरी कंट्री में गुड्स भेज रहा हूँ और मैंने किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया है, मरीन इंश्योरेंस की, समुद्र में इनको कोई नुकसान ना हो जाए, डूब ना जाए, ठीक है, तो उसका कवर मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया किसी फॉरेन कंपनी की इंश्योरेंस सर्विसेज, तो सर्विसेज मेरे पास आई ना, सर्विसेज दी किसने? उस कंपनी ने मुझे, तो बॉर्डर क्रॉस करके आई ना, तो दैट मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ। क्या उन सर्विसेज को हम देख पाए, छू पाए? नहीं ना, तो दैट इज इनविजिबल, और वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। उन सर्विसेज से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, मैंने जो इंश्योरेंस सर्विसेज ली तो रिस्क कवर कर रही थी, मेरा प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा रहा उनसे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो फैक्टर सर्विसेज नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए वो नॉन फैक्टर सर्विसेज, दोनों सर्विसेज हम खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड होता है, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज का हो चाहे नॉन फैक्टर सर्विसेज का हो, राइट? क्लियर? इसके अलावा आता है करेंट ट्रांसफर, वो भी करेंट अकाउंट के पार्ट है। क्यों? क्योंकि करेंट ट्रांसफर किसी की एसेट लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते, गवर्नमेंट की, ओके। जितने भी करेंट ट्रांसफर होते हैं बशर्ते कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए होने चाहिए। ग्रांट्स एंड डोनेशन टू अदर कंट्रीज, स्कॉलरशिप टू द फॉरेन स्टूडेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, या इंडियन स्टूडेंट किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वहां पे वहां की गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, होता है ऐसा, करते हैं जनरली, ठीक है। पेंशन, ठीक है, रेमिटेंसेस, ठीक है। अब पेंशन को तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते कि फॉरेन गवर्नमेंट तो हमारे लोगों को यहाँ पे पेंशन नहीं देगी, ठीक है, बट स्कॉलरशिप, ग्रांट्स एंड डोनेशन, रेमिटेंसेस, एनआरआई अपनी कंट्री में पैसा भेज रहे हैं बाहर कमा के या बाहर से कमा के अपनी फैमिली को, ये यूनिलेटरल पेमेंट है ना, एक साइड, बदले में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, एक तरफ से ही आ रही है, दूसरी तरफ से कुछ जा नहीं रहा, ओके। तो इनसे कोई एसेट लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट हुई कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अगर जापान को वहां पे अर्थक्वेक आने की वजह से कुछ ग्रांट दिया, डोनेशन दी, तो जापान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कि अब वो इंडिया के लिए कुछ करे, ठीक है। ऐसा कोई लायबिलिटी स्टेटस अराइज नहीं होता अगर ऐसी कोई डोनेशन दी जाती है। तो स्कॉलरशिप दी तो भी ऐसी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो करेंट ट्रांसफर आर आल्सो द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, क्योंकि इनसे कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा करेंट अकाउंट खत्म होता है। करेंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन आ गई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको विजिबल ट्रेड कहते हैं। तो करेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा? विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड प्लस करेंट ट्रांसफर इज इक्वल टू द टोटल ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है। विजिबल ट्रेड है, तो विजिबल ट्रेड को हम क्या लेंगे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो विजिबल ट्रेड बैलेंस अगर मुझे निकालना है, करंट अकाउंट निकालना है, मुझे विजिबल ट्रेड बैलेंस दे रखा है, तो विजिबल ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा? रिसिप्ट माइनस पेमेंट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। विजिबल ट्रेड क्या होता है? गुड्स का ट्रेड, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्व, ठीक है। बैलेंस निकालना है तो उन गुड्स की खरीद और बिक्री की जो रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है, दैट विल बी कॉल्ड द विजिबल ट्रेड बैलेंस। रिसिप्ट माइनस पेमेंट फॉर गुड्स ओनली, रिसिप्ट माइनस पेमेंट फॉर सर्विसेज ओनली, ये क्या हो जाएगा? इनविजिबल ट्रेड बैलेंस।
एंड करेंट ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर का बैलेंस नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि दोनों तरफ से हो रहा हो कि हमने भी डोनेशन दी, बदले में हमें स्कॉलरशिप मिला, तो पेमेंट रिसिप्ट तो है नहीं, ठीक है, वो सिर्फ करेंट ट्रांसफर के नाम से आएंगे। ओके, तो विजिबल ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल ट्रेड बैलेंस प्लस करेंट ट्रांसफर इज इक्वल टू करेंट अकाउंट, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी आए। ओके, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास निकल जाएगा। ओके,